दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों के रूप में किसी संतान के न होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 दासों ने आपस में बांट लिया। ये दास मोहम्मद गोरी के विश्वास पात्र होने के कारण अत्यधिक प्रभावशाली थे और सेना पर इनका नियंत्रण था। अतः इनके द्वारा सत्ता ग्रहण करने का विशेष विरोध भी संभव नहीं था। इन दासों में सबसे नज़दीक जो थे उनमें यल्दोज, जिसे गजनी का राज्य मिला, और मध्य एशियाई साम्राज्य के क्षेत्र भी। दूसरा कुबाचा, जिसे सिंध और मुल्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए। और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी के जीवन काल में ही उत्तरी भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत था। उसे उत्तर भारत के शेष प्रांत मिले, जो पंजाब से बंगाल तक फैले हुए थे, जिनमें आधुनिक राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। बारह सौ छः के गोरी के साम्राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरी भारत के प्रांत कुतुबुद्दीन को प्राप्त हुए थे। यह एक विस्तृत क्षेत्र था, जिसमें सिंध और मुल्तान को छोड़कर गोरी के भारतीय साम्राज्य का समस्त क्षेत्र शामिल था। इसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल आधुनिक अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनऊ के क्षेत्र शामिल थे। लेकिन कुछ राजपूताना के क्षेत्र भी शामिल थे। राजपूताना में ऐबक का विरोध आरंभ हो चुका था और इन क्षेत्रों में तुर्कों की सत्ता को पुनः संगठित करना बहुत आवश्यक हो गया था। अतः ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। 1206 ईस्वी में दिल्ली में स्थायी मुस्लिम सत्ता की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में होती है। ऐबक एक अनुभवी व्यक्ति था। उसने उत्तरी भारत में लंबे समय तक निवास किया। 1192 ईस्वी से लेकर 1206 तक वह भारत में गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहा था। इस काल में उसने उल्लेखनीय सैनिक उपलब्धियां प्राप्त की। उसने अजमेर के समीपवर्ती क्षेत्रों में राजपूतों के विद्रोहों का दमन किया था। उत्तरी भारत में उसकी शक्ति की सुदृढ़ता को देखते हुए ही उसके अन्य प्रतिद्वंदियों ने उसका एकाधिकार भारतीय क्षेत्र में मान लिया था। अपने शासनकाल के आरंभ में ऐबक ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों अर्थात यल्दोज और कुबाचा के प्रति मित्रता की नीति अपनाई, लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक बनी नहीं रह सकी। जल्दी ही ऐबक को समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐबक के सामने सबसे बड़ी समस्या यल्दोज द्वारा दिल्ली सल्तनत पर अपने दावे को लेकर थी। गोरी की मृत्यु के बाद यल्दोज ने गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी अपने आप को मानते हुए भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने पंजाब पर चढ़ाई भी की। ऐबक ने
गयासुद्दीन मोहम्मद जो गौरी का उत्तराधिकारी बना था, उसकी सहायता से दासता से मुक्ति पाई और भारत का शासक उसको घोषित किया गया। वहाँ से लौटते वक्त ऐबक ने भारत आने में लाहौर में निवास किया ताकि सीमांत क्षेत्र पर निगरानी रख सके। ऐबक की दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी सीमांत प्रांत की। बंगाल के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि बंगाल के क्षेत्र को बख्तियार खिलजी द्वारा जीता गया, परंतु उसकी हत्या अली मर्दान द्वारा कर दी गई। अली मर्दान के विरुद्ध मोहम्मद शेरा ने विद्रोह कर दिया और उसे कैद कर लिया। अली मर्दान किसी तरह बंगाल से भागने में सफल रहा और उसने ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक के आदेश पर अवध के गवर्नर कैमाज रूमी ने मोहम्मद शेरा को पराजित कर अली मर्दान को पुनः बंगाल का शासक बना दिया। अली मर्दान ऐबक के प्रति स्वामी भक्त रहा और बंगाल पर दिल्ली का प्रभुत्व बना रहा। ऐबक को राजपूतों के विद्रोह की समस्या का भी सामना करना था, लेकिन इस क्षेत्र में वह निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि 1210 में एक दुर्घटना में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। भारत में ऐबक की गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है या विभक्त किया जा सकता है। 1192 से 1206 तक उसने उत्तरी भारत में मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में तुर्कों की सत्ता की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया। 1206 से 1208 ईस्वी तक उसने यल्दौज और कोबाचा जैसे प्रतिद्वंदियों से संबंध निर्धारित करने और दिल्ली सल्तनत को एक निश्चित अस्तित्व दिलाने का प्रयास किया। तीसरे चरण में 1208 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच उसने भारत के स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। इसी काल में दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा प्रस्तुत हुई और ऐबक ने गौरी द्वारा विजित क्षेत्रों को सुरक्षित एवं संगठित बनाए रखा। एक शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धि को सभी इतिहासकारों ने मान्यता दी है। मोहम्मद हबीब के शब्दों में कहें तो गयासुद्दीन महमूद यल्दौज और कोबाचा के प्रति उसकी नीति उसकी राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। उसने उनके विरुद्ध हर समय शक्ति प्रदर्शन न कर नम्रता और अनुग्रह से ही काम लिया, जो उस समय की अनिश्चित परिस्थितियों में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। हबीबुल्लाह के अनुसार उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती है। उसकी उदारता के कारण उसे लाखों का दाम देने वाला कहा गया है। ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का भी विकास किया। उसने दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया तथा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया, जिससे उत्तरी भारत में एक नई स्थापत्य शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके साथ ही उसने भारत के तुर्क शासकों के वर्ग के विविध प्रतिनिधियों के बीच में एकता और संगठन बनाए रखा, जिससे नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत आधार मिल सका। ऐबक की अकस्मात मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई और उसके उत्तराधिकारी के रूप में आरहम शाह को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित किया गया। लेकिन कुछ महीनों के उपरांत
आराम शाह को हटाकर दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इल्तुतमिश ने अपना अधिकार कर लिया।